If you wanted to measure the democracy on the basis of this expected outcome, you would look for the following practice and institution: regular, free and fair election, open public debate on measures, policies and legislature, and citizens' right to information about the government and its functioning. The actual performance of democracy show a mixed record on this. तो क्या कह रहा है कि हमें अगर डेमोक्रेसी के असली फंक्शंस देखने तो हमें क्या करना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, पब्लिक डिबेट्स होनी चाहिए और गवर्नमेंट यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए अबाउट द गवर्नमेंट. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो हमारे पास है आरटीआई. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, हमारे पास राइट्स, पब्लिक को राइट्स होना चाहिए कि वो जाने कि गवर्नमेंट ने क्या काम किया, कहाँ इतना पैसा, हमारा ही पैसा तो है, वो टैक्सेस के थ्रू हमसे पैसा लिया है, हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, हमें राइट्स होना चाहिए. तो तुम आरटीआई डाल सकते हो. ठीक है, आरटीआई डाल सकते हो. फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए. फ्री एंड फेयर का मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हाँ चलो इसको वोट दो उसको वोट दो, ऐसा नहीं होना चाहिए. जिसको मर्जी जो किसी को भी वोट दे सकता है. ठीक है, तो हम आप जो अडल्ट होते हैं यानी 18 अबव 18 वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है और अपने राइट्स जान सकता है. The actual performance of democracies show a mixed record on this. Democracies have greater success in setting up regular and free election and in setting up condition for open public debates. Fair and free elections का मतलब कि ऐसे elections free होने चाहिए और fair होने चाहिए. ठीक है, जैसे तुमने टीवी में देखा होगा ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए या पैसे देकर किसी को वोटर्स को खरीदा ना जा सके. ठीक है, या लालच देकर खरीदा ना जा सके वोटर्स को. ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए. पब्लिक डिबेट्स होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई मेजर डिसीजन है तो उसमें पब्लिक की ओपिनियन भी होनी चाहिए. ठीक है, जैसे जनता वो बिठाते थे ना, की भी राय ले लेनी चाहिए. ठीक है, वैसे तो जनता की अगर हम राय लेंगे तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होगी, कोई किसी को फॉलो करता है कोई किसी को फॉलो करता है. तो लेकिन फिर भी मेजर इश्यूज जानने के लिए कि हाँ पब्लिक की ओपिनियन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन पे हम फिर भी काम कर सकते हैं. ठीक है, बट most democracies fall short of election that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debates. Democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizens. कहते हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए जब उन्होंने सिटीजन्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी. तो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, इतनी बड़ी पब्लिक है, अगर हमारे इंडिया का ही देखा जाए तो उसमें इतने करोड़ों लोग हैं. ठीक है, 135 करोड़ की जनता है. अगर 135 करोड़ की जनता से पूछा जाए कि हाँ तुम क्या चाहते हो, तो फिर तो महाभारत शुरू हो जाएगी. होगी कि नहीं होगी? तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी डेमोक्रेसी में ट्रबल करती हैं. All one can say in favor of democratic regime in that they are much better than any non-democratic regime in this respect. In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to needs and demand of the people and is largely free of corruption. क्या बोलता है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट हो फ्री ऑफ करप्शन हो, फ्री फ्रॉम करप्शन, यानी कि करप्शन ना हो. है ना, जो जनता के बहुत सारे तुमने देखे होंगे ये घोटाला वो घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, ये घोटाला चलता ही रहता है ना. तो इससे क्या होता है, जनता का तो भरोसा ही उठ जाएगा गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ही ऐसा काम करेगी तो हम किस पे भरोसा करेंगे. ठीक है, हम हमारे लिए काम कौन करेगा, ये जनता के लिए डेवलपमेंट कौन करेगा कंट्री का. तो ये फ्री फ्रॉम करप्शन होना चाहिए. The record of the democracies is not impressive on these two counts. Democracies often frustrate the need of the people and often ignore the demand of the majority of its population. तो कभी कभी क्या भी देखने के लिए मिलता है कि जो नीड ऑफ पीपल होती है उसे भी इग्नोर किया जाता है, या जो मेजॉरिटी की डिमांड होती है वो भी इग्नोर हो जाती है डेमोक्रेसीज में. The routine tale of the corruption are enough to convince us that democracy is not free of its evil. तो तुमने देखा डेमोक्रेसी तो है, लेकिन हमने खुद ही देखा है कि यहाँ पे करप्शन कितना ज़्यादा है. ठीक है, तो करप्शन से तो फ्री नहीं है कोई भी गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर भी है इसके डिसएडवांटेजेस है. एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल. लेकिन साथ ही साथ ऐसी कोई गवर्नमेंट ही नहीं है जिसमें करप्शन नहीं है. नॉन डेमोक्रेटिक अगर गवर्नमेंट की भी बात करें हम, तो वहां पर भी हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे करप्शन नहीं है. करप्शन तो हर जगह है. तो अगर दोनों फिर से दोनों को कंपेयर किया जाए, डेमोक्रेटिक को और नॉन डेमोक्रेटिक को, तो फिर हमें वही लगेगा कि चलो डेमोक्रेटिक ही ठीक है.
There is one aspect in which a democratic government is certainly better than its alternative. Democratic government is legitimate government. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's own government. बहुत सारे ये सारे अल्टरनेटिव्स देखने के बाद हमने ये देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन बाकी नॉन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, फिर भी उससे देखा जाए तो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फिर भी अच्छा है. क्यों? क्योंकि ये पीपल्स की गवर्नमेंट है, अपनी तो गवर्नमेंट है, हम लोगों ने ही तो उससे चुना है ना. एक राइट्स तो है हमारे पास कि हम वोट देके अपने अपने पसंद के नेता को चुन सकते हैं, अपनी पसंद की गवर्नमेंट को बना सकते हैं. इतना तो राइट है, ये राइट हमसे कोई नहीं छीन सकता. ठीक है, तो चाहे करप्शन हो ना हो, ये सारी चीजें तो हमारे पास है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, ऑलवेज रिस्पॉन्सिव और क्लीन ना हो, लेकिन हमारे पास राइट है. बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ऑन गवर्नमेंट, हमारी अपनी गवर्नमेंट है. दैट इज वाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो बस यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक चलता है. ठीक है, डेमोक्रेसी चल रही है. As the accompanying evidences from South Asia shows, the support exists in a countries with democratic regime as well as countries without democratic regimes. People wish to be ruled by representative elected by them. साउथ एशिया की बात कर रहे हैं. साउथ एशिया में बहुत ऐसे कंट्रीज जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वो लोग भी यही विश करते हैं कि काश उन्हें ये चांस मिले, उनकी गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक हो, उन्हें भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका मिले. ठीक है, तो जहां पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, वो लोग भी यही चाहते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक बन जाए, रिप्रेजेंटेटिव वो खुद चुने अपना. क्लियर? पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम. दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री. और लोगों को ये भी लगता है कि डेमोक्रेसी जो है वो मच बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेसी ability to generate its own support is it's an outcome that cannot be ignored. तो डेमोक्रेसी की अपनी खुद की एबिलिटीज है जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी बेकार है बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, देन इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट. अगर डेमोक्रेसी से हम ये बोलते हैं कि एक अच्छी गवर्नमेंट होगी, तो हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डेवलपमेंट होगा. ठीक है, अच्छी गवर्नमेंट है तो अच्छा काम करेगी ना, तो डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, ये भी हम एक्सपेक्ट करते हैं. एविडेंसेस शो दैट इन द प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं, ऐसे सबूत भी हैं कि ये देखा गया कि डेमोक्रेसी ने ज्यादा कुछ अच्छा किया नहीं है. ठीक है, तो देखेंगे आगे. If you consider all democracies and all dictatorship for a 50 years later between 1950 to 2000, वो कह रहे हैं कि कंपैरिजन किया गया डेमोक्रेसीज और डिक्टेटरशिप को. डिक्टेटरशिप तो पता है ना, जहां पर एक ही रूलर होता है, जैसे हिटलर था. ठीक है, तो हिटलर कैसा था? डिक्टेटर था. तो यहाँ पर 1950 से लेकर 2000 के बीच में उन्होंने कंपैरिजन किया है. डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. डिक्टेटरशिप में देखा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा अच्छी हुई है. द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस. तो डिक्टेटरशिप में तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हुई है, अगर डेमोक्रेसी में देखा जाए तो उसमें ज्यादा अच्छी नहीं हुई है. तो यहाँ पर हम थोड़े वरी हो गए, परेशान करता है ये हमें. बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी. लेकिन सिर्फ एक ही यही वजह हमारे लिए इसके रिजेक्शन का कारण नहीं हो सकती. जैसे सपोज करो दो लोग हैं, एक को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है. ठीक है, रवि है, रवि को बहुत सैलरी मिल रही है, 80,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उसको 12 के 12 घंटे काम करना है. ठीक है, सृष्टि है, सृष्टि को बोला चलो 80,000 तो नहीं मिल रही, 50,000 ही मिल रही है, लेकिन उसको 6 घंटे का टाइम है, 6 घंटे काम करना है. 6 घंटे के बाद जो उसे टाइम मिलेगा उसमें वो क्या करे, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रही है, अपनी लाइफ के लिए भी कर रही है, जो भी करना है, जो भी उसे काम करना है. अब रवि तो पूरे दिन भर बिजी हो गया ना, अपने लिए तो उसे टाइम ही नहीं मिला. तो क्या कहेंगे हम कि चलो 50,000 ही दे दो, लेकिन हमें ये वाली जॉब दे दो. इसी तरीके से हम यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छी हो रही है डिक्टेटरशिप में, लेकिन हम सिर्फ इस वजह से कि हमारे डेमोक्रेसी में अच्छी ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं है, उसे रिजेक्ट कर दे. और भी बहुत सारे रीजन होंगे जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं. As you have already studied in economics, economic development depend on several factors.
तो हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा है कि वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन की साइज पे डिपेंड करता है, कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन क्या है। जैसे आजकल देखा जाएगा कोरोना, तो कोरोना में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रही है तो इसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे ना हम, क्योंकि पूरे ग्लोब ही, जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में ही इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। ठीक है, तो अगर एक कंट्री की ग्रोथ कम होती है तो उसमें हम कुछ ब्लेम भी नहीं कर सकते। कॉर्पोरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, cooperation from other countries, economic priorities adopted by the country and etc. However, the difference in the rate of the economic development between less developed countries with dictatorship and democracies is negligible. Overall, we cannot say that the democracy is a guarantee of economic development. ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेकार है, या उसमें डेमोक्रेसी है तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, but we can expect democracy not to lag behind the dictatorship in this respect. When we find such significant differences in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracies, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. तो अगर हम देखें कि अगर ये डिफरेंसेस तो दिख रहे हैं हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन फिर भी हम किसको बेटर बताएंगे? डेमोक्रेसी को ही बेटर बताएंगे एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। ठीक है, इतना समझ में आया? तो पहले इतना। रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है, क्या था हमारा? असमानता और गरीबी में कमी। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। कहता है मोर देन डेवलपमेंट इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट होने से अच्छा है, हम क्या ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी से, कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में रिड्यूस करना, यानी कि इकोनॉमिकली लोगों के बीच में जो गैप है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके बीच में जो गैप है ना उसको कम करना। ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो अमीर और गरीब का जो गैप है ना उसे कम कर देना। ठीक है, वो हम डेमोक्रेसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमारी ये है। इवन व्हेन अ कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री विल हैव अ शेयर एंड लीड अ बेटर लाइफ। ठीक है, इवन व्हेन अ कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो हम चाहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब में इक्वली हो। तुमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, 9th का है या फिर 10th के फर्स्ट चैप्टर में, कि एक तो बहुत ज़्यादा अमीर है, एक बहुत ज़्यादा गरीब है। ठीक है, एक की तो सैलरी कितनी आ रही है, एक महीने की 1 लाख रुपए आ रही है और एक की 5,000 रुपये भी नहीं आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा गैप हो गया ना। ठीक है, तो ये डिस्पैरिटी जो है ना इसे कम करना है। इन इकोनॉमिक ग्रोथ in democracy accompanied by increased inequality among the people, or do democracy lead to a just distribution of goods and opportunities? तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि is economic growth is in democracy accompanied by increased inequality among the people? क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ, डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों के बीच का जो गैप है, वेल्थ का जो गैप है वो बढ़ा रहा है, या फिर इसको जो गुड्स और अपॉर्चुनिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? सबको क्या इक्वल चांस मिल रहा है डेमोक्रेसी में, या सबको इक्वली हर चीज़ मिल रही है? खाना मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। Democracies are based on political equality. All individuals have equal weight in electing representative. तो डेमोक्रेसी में क्या देखा हमने? पॉलिटिकली तो हम इक्वल हैं, क्योंकि हर किसी का एक ही वोट है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, उसका भी वोट का एक ही वैल्यू है। चाहे वो गरीब से गरीब इंसान है, किसान है, उसके वोट की वैल्यू भी एक ही है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर तो हम इक्वालिटी देख रहे हैं कि वोट चाहे किसी का भी हो, अमीर का हो या गरीब का हो, वो इक्वली होगा। लेकिन इसके अलावा भी कहीं पे हम इक्वल हैं या नहीं है? तो पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग individual into the political arena on equal footing, we find growing economy inequalities. तो जहाँ पर हम political arena में हम equality देखते हैं, वहीं हम economy में inequalities देखते हैं। किस तरह से economy में inequalities बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, a small number of ultra rich enjoy a highly proportion share of wealth and income. Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. तो हमने ये देखा कि जो रिच पीपल है, रिच है, बिजनेसमैन है, उनका तो प्रोपोर्शन बढ़ता चला जा रहा है,
अपनी इनकम में भी और कंट्री के इनकम में भी देखा जाए तो टोटल इनकम ऑफ कंट्री में भी देखा जाए तो उनका शेयर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, और अगर हम देखें कि सोसाइटी का जो बिल्कुल बेस पे हैं यानी कि जो गरीब लोग हैं वो तो उनका तो जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही कम होता चला जाता है, उनकी जो शेयरिंग है वो बहुत कम होती चली जा रही है, यानी कि गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसे कैसे कम किया जाए, ठीक है। Not only that, their share in a total income of a country has been increasing. Those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their income have been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life such as food, clothing, house, education and health. तो सिर्फ ये तो शेयरिंग की तो बात ही अलग है, बल्कि कभी कभी तो इतनी ज़्यादा भूखमरी हो जाती है कि उनको अपनी जो डेली बेसिक नीड होती है, यानी कि दिन रात का जो खाना होता है या एडुकेशन होती है, बच्चों को स्कूल भेजना, रहने के लिए घर होना, ये सारी चीज़ें भी नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. तो हमने देखा कि एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसी जो है वो इतने सक्सेसफुल नहीं है कि हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम किया जाए, ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि अमीर आदमी का अगर बच्चा बीमार होता है तो वो एकदम से फ़ोन करता है और घर पे ही डॉक्टर आ जाता है, कि गरीब आदमी के लिए भी ऐसा होता है, उन्हें घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है, दवाई की लाइन में खड़ा होना, राशन की लाइन में खड़ा होना, हर चीज़ में उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। कि अमीर आदमी भी ऐसा करता है? नहीं। तो यहीं पे हमें दिख जाती है कि कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है। Economics textbook, you have already studied about poverty in India. The poor constitute a large proportion of our voters and no party will like to lose their votes. Yet democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population live in poverty. हमारे इंडिया की तो चलो बात ही यही है, लेकिन बाकी और भी कंट्रीज है, लाइक बांग्लादेश है, वहाँ पर तो पूरी जनता, जितनी पॉपुलेशन है उसका हाफ जो है वो पॉवर्टी से नीचे रह रहा है, ठीक है। People in the several poor countries are now dependent on the rich country even for food supply. तो बहुत सारे ऐसे गरीब देश हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो नेपाल को भी देख लो, नेपाल भी इंडिया पे ही तो डिपेंड रहता है हर चीज़ के लिए। बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। पाकिस्तान की हालत देख लो कैसी रहती है, ठीक है। या बहुत सारे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के जो बहुत सारे कंट्रीज है बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है। तो वहाँ पर भी देखा जाएगा तो वो दूसरे कंट्रीज पे ही डिपेंड रहते हैं फूड सप्लाई के लिए भी। क्लियर। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी यानी कि हमारे इंडिया में तुमने देखा होगा किस तरह से अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, सबका खाना पीना अलग, रहना सहना अलग, ठीक है। सबका खाना अलग है, पहनावा अलग है, हर साउथ के लोग बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज में बात करें, लैंग्वेज अलग है। ईस्ट में चले जाओ वहाँ की लैंग्वेज अलग है, और वेस्ट में चले जाओ वहाँ की लैंग्वेज अलग है, या नॉर्थ में आ जाओ, सारे लोग कैसे हैं? बिल्कुल अलग है, डाइवर्स है। इंडिया तो बिल्कुल डाइवर्स है ना। तो उसके बाद भी हम सब लोग एक कैसे रह रहे हैं, ठीक है, यूनिटी कैसे है। डू डेमोक्रेसी लीड टू अ पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन। क्या डेमोक्रेसी लोगों के बीच में, अपने सिटीजन के बीच में पीसफुल है, पीसफुल लाता है, पीस लाता है कि नहीं लाता। या इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। या सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि डेमोक्रेसी के थ्रू एक शांतिपूर्ण जिंदगी जी जा सकती है या लाई जा सकती है। We have seen in the earlier chapter how democracies accommodate various social division. We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated difference among ethnic population. तुमने देखा था बेल्जियम ने किस तरीके से वहाँ पे अलग अलग लोगों के बीच में जो थे, तो उसका देखा था, बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोजिव और वायलेंट। तो जो बेल्जियम ने किया था, जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम ने बनाया था, उस तरीके के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उससे पॉसिबिलिटी ये होती है कि टेंशन, लोगों के बीच में टेंशन कम हो जाती है,
एंगर कम हो जाता है, लोगों के आपस में जो भेदभाव होते हैं वो चीज़ें कम हो जाती हैं। जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कोई खेल नहीं रहेगा कि मेजॉरिटी बोल रही है वही चल रहा है। जैसे श्रीलंका में था, जो मेजॉरिटी वाले थे उन्होंने अपने ही सरकार बनाई और उन्हीं पे ज़बरदस्ती लोगों पे वही चीज़ें, सिन्हला जो लैंग्वेज थी उसको थोपने की कोशिश करी। माइनॉरिटी वालों की बात नहीं सुनी तो उससे उनके अंदर क्या हो गया, गुस्सा पनपता गया और वो एक दिन रिवॉल्ट के फॉर्म में बाहर आ गया। No society can fully and permanently resolve conflict among different groups, but we can certainly learn to respect these differences and we can also involve mechanism to negotiate the differences. तो वो कहता है कि हम कोई भी सोसाइटी ऐसे नहीं हो सकती कि जो लोगों के जो डिफरेंसेस है उसको बिल्कुल कम कर सके या बिल्कुल हम एक जैसे, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के धर्म की रेस्पेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की उनके खाने पीने, लैंग्वेज या जो भी उनकी जाति है उन सब की हम रेस्पेक्ट कर सकते हैं, दूसरे के हम नेगोशिएट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे कि हमें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम ना हो, हम आपस में एक ही सोसाइटी में हम मिलजुल कर रह सके। Democracy is best suited to produce this outcome, and non-democracy regime often turn a blind eye to or suppress internal social differences. तो डेमोक्रेसी में ये देखा गया है कि ये डेमोक्रेसी ही बेस्ट है इन सब के लिए, जो वैरायटी ऑफ पीपल है उन सबको एक साथ रखने के लिए डेमोक्रेसी ही बेस्ट है। अगर नॉन डेमोक्रेटिक देखा जाए तो वो सोशल डिफरेंसेस को क्या करती है, सप्रेस कर देती है, जिससे कि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता चला जाता है और एक दिन वो रिवॉल्ट की फॉर्म में बाहर आ जाता है और लोग वायलेंट हो जाते हैं। ठीक है, ability to handle social differences, division and conflicts is thus a definite plus point of democratic regimes, and but the example of Sri Lanka remind us that a democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome. It is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. The majority always need to work with the minority so that government function to represent the general view. ये ऐसा नहीं होगा कि डेमोक्रेसी से मेजॉरिटी ओपिनियन पे ही काम करेगी, बल्कि माइनॉरिटी के साथ तुमको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी ये अच्छा फंक्शन करेगा। ठीक है, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट. इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी community in terms of religion or race or linguistic group. Rule by majority mean that in case of every decision or in case of every election, different person and group may and can form a majority. Democracy remain democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. तो कहते हैं मेजॉरिटी के मतलब ये नहीं कि लैंग्वेज में कुछ लोग ज़्यादा हैं ये रिलीजन में कुछ लोग ज़्यादा है तो उन लोगों ने गवर्नमेंट बना दी। मेजॉरिटी डेमोक्रेसी तभी फंक्शन करेगी जब हर किसी को मेजॉरिटी में आने का मौका मिलेगा एक टाइम पर। ठीक है, माइनॉरिटी वाले भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, तभी जाके डेमोक्रेसी फंक्शन करेगा। इफ समवन इज बैरिड फ्रॉम बीइंग अ मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, देन द डेमोक्रेटिक रूल सीज्ड टू बी एकोमोडेटिव फॉर द पर्सन और अ ग्रुप। अगर इफ समवन इज बैरिड फ्रॉम बीइंग मेजॉरिटी ऑन द बेसिस, अगर किसी को उसके बर्थ के बेस पे, रिलीजन के बेस पे मेजॉरिटी में आने से रोका जाता है, डेमोक्रेसी में आने से रोका जाता है, तो फिर हम सारे लोग एक साथ एक ग्रुप में एक साथ यूनिटी के साथ नहीं रह सकते। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. जैसे कि अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम्स हैं, किस तरीके से डेमोक्रेसी इज मच बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी डेमोक्रेसी जो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल को जो प्रमोट करता है उसमें डेमोक्रेसी आगे है। यानी कि हर कोई, एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीन। हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसे उसके आस पड़ोस से, उसके दोस्तों से, उसके जो आसपास रहने वाले लोग हैं, ऑफिस में रहने वाले लोग हैं, हर किसी से उसे रिस्पेक्ट मिले, उसको भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए हर फेज में, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो उसे भी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट रिस्पेक्ट दिया जाए, डिग्निटी हो उसकी अपनी। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. Democracies throughout the world have recognized this, at least in principle,
दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्री इन वेरियस डेमोक्रेसीज। तो जैसे कि आप देखते थे पुराने टाइम पे जो सोसाइटीज़ हैं वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो जो अपर क्लासेस के जो लोग होते थे वो लोअर क्लास वालों को अपने कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था या फिर उनके आंगन से वो गुजरने नहीं देते थे। तो इस तरीके से क्या होती है, एक डेरोगेटरी फीलिंग्स आती है, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेशंस कर रहे हैं दूसरों के साथ, कि तुम भेदभाव चल रहा है, अनटचेबिलिटी चल रही है, छुआछूत, उनको मंदिर में नहीं आने देना, उनको यहाँ से पानी नहीं भरने देना, उनको ये नहीं करने देना, उनके साथ हम खाना नहीं खा सकते, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। तो ये क्या करता है, एक ऐसा सेंस देता है सामने वाले को जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो जो फीलिंग्स होती है डेरोगेटरी फीलिंग्स होती है कि सामने वाला अपने आप को अनईक्वल, यानी उसके साथ अनईक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये सारे के लिए हमारे डेमोक्रेसी में रूल्स बनाए गए, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि इस तरीके के कोई भी किसी के साथ अनईक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। This has been achieved in various degrees in various democracies for societies which have been built for long on the basis of subordinates and dominations. It is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. तो सोसाइटी में पॉलिटिक्स में तो हम सब लोग इक्वल ही थे, यानी इक्वल वोट था हर किसी का। अब सोसाइटी में भी हर कोई इक्वल होगा, यानी कि हर किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। सोसाइटी में कोई अपर क्लासेस वाले लोअर क्लास वालों को, जिस तरह से पहले पुराने टाइम पे हम हरिजन जिन्हें हम बोला जाता था या दलित जिन्हें बोला जाता है, तो उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था, वो सारी चीज़ें अब नहीं होंगी। लीगली नहीं कर सकते हम। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ विमेन, इसी तरीके से विमेन के केसेस भी है। विमेन को भी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ है, विमेन को वहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता था, यानी कि विमेन को हमेशा मेल से छोटा समझा जाता था। तो आज के टाइम पे डेमोक्रेसी में विमेन और मैन और विमेन दोनों इक्वल है, यानी कि उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट की जाएगी, उनको भी उतना ही इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा जितना कि मेल के साथ होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज हम सब विमेन को उतने ही, ये डज नॉट मीन दैट विमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। ज़रूरी नहीं कि हर जगह यहाँ पे उनको उतने ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन एक बार जब प्रिंसिपल बन जाता है, एक बार जब रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाते हैं, तो विमेन को वहाँ पे स्ट्रगल करने में और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो बिकम ईजियर फॉर विमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट what is now unacceptable legally and morally. In a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. The same in the true case caste inequalities. Democracies in India has strengthened the claim of the disadvantages and discriminated castes for equal status, equal opportunity. There are instances still of a caste-based inequality and aristocracies, but these lack the moral and legal foundation. So, public expression of dissatisfaction with democracy show the success of the democratic project. It transforms people from the status of a subject into that of a citizen. Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way that government is run and their own self-respect. तो इस तरीके से डेमोक्रेसी ने हर किसी को इक्वल स्टेटस दिया है, इक्वल ट्रीटमेंट करने का। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए शॉर्ट वर्ल्ड। थैंक यू।